तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारी सवाल को आपको सॉल्व करके बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आपको हम इसमें बताएंगे ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में 6 क्वेश्चन पूछता है 2-2 नंबर के, यानी कि 12 नंबर का आपको पूछता है 2 नंबर वाली सवाल। तो आज की इस वीडियो में 6 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाली सवाल से कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और जरूरी नहीं है कि जो हम सवाल बताएं वो 2 ही नंबर में पूछा जाए, कभी कभी 2 नंबर वाली सवाल को उठाकर 4 नंबर में भी पूछ लेता है। तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप इसके रूल नियम को सीखिएगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये पूरा एक मॉडल पेपर ही उठा के हम लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सवाल को। बोला है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मतलब बात किसकी कर दिया, त्रिभुज की। तो यहाँ पर हम सॉल्व डाल लेते हैं, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालना। जब त्रिभुज की बात किया है तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी है, माना त्रिभुज ए बी सी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज को तुरंत हमें क्या करना है, बना भी देना है। सवाल को पढ़ते चलना है और साथ में ही सॉल्व करना है। फिर एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, पहले इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या बोला है, एक त्रिभुज के मध्य, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर, मतलब कोई एक भुजा के मध्य में, तो हम ए बी के मध्य में कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, डी मान लो। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो यहाँ पर कर देते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है। उसके बाद क्या बोला, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो डी है ये बी सी के समांतर आप खींच दीजिए, BC के क्या करिए, समांतर खींच देना है। तो समांतर खींच देंगे। अब ये जो बीच में काटेगा यहाँ पर मान लेते हैं E है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC को E पर काटता है, AC को E पर काटता है। ये मध्य में काट रहा है कि नहीं काट रहा है ये हमें नहीं मालूम है। त्रिभुज दिया था, इसके बीच में बोला था D मानिए, ये समांतर इसके गया है इतना क्लियर है, लेकिन ये बीच में काटा है कि नहीं काटा है ये नहीं पता है। और पूछा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करिए। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि इसे बराबर, समद्विभाजित का मतलब ये दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि AE बराबर करना है EC, क्या करना है EC। इतना हो गया। अब हम डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि अब इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर तो ये सवाल में ही बोला है एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर, मतलब ये मध्य बिंदु में है, क्लियर है। इसका मतलब AD और BD बराबर होगा, A से D तक और B से D तक आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर का BD। अच्छा ये बताइए, हम AD के बटे में, अगर हम AD के बटे में DV कर दें या BD कर दें या DV, आपकी जो इच्छा, AD के बटे में BD अगर कर दें तो इन दोनों का रेशियो यानी कि अनुपात जो है वो सेम ही आएगा, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर देंगे थेल्स प्रमेय। क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, जैसे हम ये छोटे एरिया को बड़े एरिया के बटे में कर दें, AD के बटे में क्या करते हैं, AD के बटे में छोटा वाला छोटे के ही बात करते हैं, AD के बटे में हम BD कर दें, चाहे DV का हो या BD का हो, BD कर दें। जैसे देखिए पहले ये ऊपर का लिए फिर नीचे का लिए, वैसे इधर भी हम कर सकते हैं, ये थेल्स का रूल है। ये देखिए इधर लिए फिर छोटा वाला नीचे का लिए, वैसे हम AE के बटे में EC कर सकते हैं, AE के बटे में EC कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर है। यहाँ पर लिखना और लिख देना DE समांतर BC है, समांतर होने की वजह से ही ऐसा हम थेल्स प्रमेय कर दिए। अब यहाँ पर ये जो है 1/1 है, ये हो जाएगा AE के बटे में EC। अगर आप तिरछा गुणा करेंगे तो AE इधर से कर दो तो AE बराबर हो जाएगा EC का नाम क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। और इसी को आप गोला मारिएगा और इसी के नीचे लिख देना, क्या लिखेंगे, अतः D जो है, देखिए जब ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब है कि ये समांतर है, समांतर है तभी तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो लास्ट में लिख देना आता है जो बोला था, ये बोला था तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो लिखेंगे DE जो है, यानी कि जो रेखा गई है DE वो AC को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा मतलब AC को समद्विभाजित करता है, DE AC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है।
और लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आप इसको समझने की कोशिश करिए, एक दो बार इसको लिखिएगा। अगर आप देखिए, अगर आप हमारे जो पढ़ाए अगर आप कॉपी में से लिख लिए तो 100% कह रहे हैं कि ये सवाल आपको दोबारा नहीं भूल पाएंगे आप, यानी कि याद हो जाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरी नंबर सवाल की, अब यहाँ पर देखिए जो खा नंबर दिया गया है, यानी कि दूसरा नंबर, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, मूल को हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो मूल, पहला मूल है अल्फा, अल्फा बराबर 3, और दूसरा मूल है बीटा, बीटा बराबर कितना है, 1/3 है। तो आप पहले मूलों का योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस में बीटा 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 3 3 का 9 1 10, 10/3 हो गया। अच्छा, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 3 गुणे, यानी कि ए के स्थान पर 3, बीटा के स्थान पर कितना हो गया, 3, यानी कि अल्फा बीटा है, 3 से 3 कट गया, ये भी आ गया 1। इसी के नीचे लिखिएगा मूलों, क्या पूछा, द्विघात समीकरण बोला, तो ये नहीं रहेगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः द्विघात समीकरण, ये फार्मूला होता है इसका यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग इंटू में यक्स प्लस में मूलों का गुणनफल होता है। तो यक्स स्क्वायर कितना है आप चेक कर लीजिए, तो यक्स स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 10/3 है। जब संख्या बटे में आ जाए तो आपको इक्वल में 0 करना पड़ता है। यक्स, अगर ये देखिए बटे में ना आए तो आप इक्वल में 0 करें तब भी सही है, नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन बटे में आएगा तो 0 करना पड़ेगा। प्लस में अल्फा बीटा कितना है, तो 1 है, इक्वल का 0। तो इसमें लघुत्तम लेंगे तो 3 लघुत्तम आ जाएगा, इसका बटा 1 मानिए, इसका भी बटा 1 मानेंगे, तो हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो 1 तिक्के 3, 3 बार में आएगा, 3 से गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 10x, क्योंकि 3 से 3 कट गया, 1 से करेंगे 10 आएगा, तो प्लस 1 तिक्के 3, 3 का नाम 3, इक्वल का 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3, तिरछा गुणा करा देंगे 0, और ये जो है इसका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और इस तरीके की सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये मॉडल पेपर ही आपको हम करा रहे हैं, जो कि पूछी भी गई है। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर सवाल है, यानी कि गा नंबर जो है, ये दिया है बिंदुओं A1,3 और बिंदु B दिया है -4 से 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई भी रेखा जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है तो अंतः विभक्त कहने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि निर्देशांक ज्योमेट्री से है, और निर्देशांक ज्योमेट्री से हर बार क्वेश्चन उठाता है, 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी उठाता है। तो आप इसको अच्छे समझिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि अंक को बदल दे, क्योंकि हम एक प्रैक्टिस सेट को लिए हैं, तो हो सकता है दूसरा प्रैक्टिस सेट दे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप इसके रूल को सीखिएगा। हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि आप इसके नियम को सीखिए ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु दिया है उस बिंदु को लिखेंगे बिंदु A 1,3 और बी ये दिया है 4,6, बी कितना दिया है, 4,6 दिया हुआ है। अब इसको मिलाने वाले, यानी कि इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड दिया है ना, रेखाखंड को रहेगा, को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त कहने वाले, आपको ये पूरा लिखना है, जो कि आप इसी में से देख कर लिख सकते हैं, इसी में से लिख रहे हैं, अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक, कहने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, निर्देशांक बराबर, फार्मूला इसका होता है, याद रखिएगा, फार्मूला m1 गुणे में x2 प्लस में m2 गुणे x1, बीच में इंटू लगाइए, या फिर इंटू यहाँ पर छिपा होता है, यानी कि माना जाता है, फिर m1 प्लस का m2 कर देना, कामा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान m1 प्लस m2, फार्मूला देख लीजिएगा। बाकी आपको ज़्यादा कुछ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है, सेम ऐसे यहाँ पर y1 y2 करना है, बाकी सेम वही है। अब ये जो पहला वाला है, यहाँ से x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, और ये m1 और m2 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो m1 कितना है, 2 है, गुणे में x2 कितना है, x2 ये है -4, प्लस में m2 कितना है तो 1 है, गुणे में x1 कितना है, तो x1 मतलब यहाँ ये x1 है 1,
पूरे की बटे में m1 m2 जोड़ना है, यानी कि 2 + 1 कर देना है, कामा m1 के स्थान पर कितना है, m1 के स्थान पर 2 है, गुणे में y2 कितना है 6 है, प्लस में m2 कितना है तो 1 है, गुणे में y1 कितना है 3 है, पूरे के बटे में m1 m2 यानी कि 2 + 1, ये हो गया। 4 दूनी 8 माइनस का 8 1 हो जाएगा, 2 1 3, 6 दूनी 12 + 3 का नाम 3, यहाँ बटे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया -7/3 कामा 12 3 15 बटे हो जाएगा 3, और इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो -7/3 होगा, 3 × 5 = 15 यानी कि 5 आ गया, और इसके निर्देशांक -7/3 कामा 5 होंगे, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो ये सवाल घ नंबर है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले सॉल्व डाल के या आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को हम शॉर्टकट में किससे दिखाएंगे, r से, तो r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि इसका कोण थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे में πr², ये इसका फार्मूला होगा। तो थीटा के स्थान पे 30 कर दो, 360 से मतलब नहीं है, पाई का मान यहाँ पर क्या करिए 22/7 रख दो, r के स्थान पे 14 है, तो स्क्वायर होने की वजह से 14 को 2 बार करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 12 में, यानी कि 3 × 9 3, 3 12 3 36 हो जाएगा, 2 × 9 2। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 × 9 2 हो जाएगा, ये 2 × 12 और भी कटेगा शायद, 2 3 6, 2 × 9 2 × 9 11 बार में कट गया, यानी कि कितना आया देखिए, ये कट ही गया, यहाँ पर 11 और ये 14 × 9 14 बटे का 3, तो 14 × 9 14, 14 × 9 14 15, यानी कि 154 बटे का 3 आएगा। भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 3 और 3 3 51.33 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, 51.33 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप जरूर लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में लास्ट में लिख देना, अतः, इसे थोड़ा काली पेन से लिख देना, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 51.33 वर्ग सेमी होगा। इतना आप लिखकर आंसर कर दीजिएगा, ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। आप यहाँ पर काटने पीटने में गलती नहीं करिएगा बस, बाकी ये फार्मूला याद रखिएगा। और इस तरीके की सवाल, यानी कि इससे संबंधित सवाल हर बार आता है। अगर आप इसमें देखिए तो संगत हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर लघु का पड़ता है जो 6 नंबर में पूछता है। ये नॉर्मल है इसलिए 2 नंबर या 4 नंबर में दे देता है। बाकी लघु त्रिज्यखंड और संगत त्रिज्यखंड की सवाल आप पढ़िएगा, उसे आप बाकी हम पढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसमें हम दे देंगे। बाकी हम प्रैक्टिस सेट आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं अगली नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए, जो अंगा नंबर सवाल है दिया है, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स और वाई का मान ज्ञात करो, या फिर यक्स और वाई का एक समीकरण तैयार रखिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। यानी कि कोई लाइन है, पहला नंबर तो 3,6 बिंदु हो गया, दूसरा -3,4 से। ध्यान से सुनिएगा सवाल को, बोला है बिंदु यक्स कामा वाई, यानी कि यक्स कामा वाई जो है वो इन बिंदुओं इतने और इतनों के, यानी कि इतने और इतने के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इन दोनों से समान दूरी पर है, तो इन दोनों से समान दूरी के लिए हमको बीच में करना होगा, ताकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का लगभग बराबर है। यहाँ पर सॉल्व हम डाल देते हैं। अब उसके बाद इसको हम बिंदु मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, और बीच वाले को मान लेते हैं सी मान लो, या फिर पी मान लीजिए, बाकी दोनों सही है, आप कुछ भी मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे एपी की दूरी। क्या निकालेंगे, एपी की दूरी। अच्छा, ये बोला है कि समदूरस्थ है, मतलब इसके बीच की और इसके बीच की दूरी बराबर है, तो एपी की दूरी और बीपी की दूरी क्या है, बराबर है, तो एपी की दूरी बराबर हो जाएगा बीपी की दूरी, हो जाएगा। फार्मूला होता है रूट के अंदर के हिसाब से, होता है रूट के अंदर। तो इसमें क्या करना है, एपी लेना है, तो ए और पी वाले में यहाँ का पहला 3, यहाँ का पहला यक्स, यानी कि 3 में यक्स को घटा दो,
स्क्वायर लगा दो फार्मूला के रूल से। तो पहले में पहले वाला घटा के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में पीछे 6 है, यहाँ y है, तो 6 में से y को घटा के स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल। अब इधर भी रूट लगाइए, बीपी लो, बीपी, तो बीपी में घटाना तो पहले बी से, -3 यहाँ का पहला और यहाँ यक्स, तो -3 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस, यहाँ का दूसरा 4, यहाँ y, तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके यक्स और वाई में संबंध निकालिए, तो दोनों तरफ वर्क करके या फिर अंडर वैसे ही आप काट दीजिए। तो ये बचा कितना, 3 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर -3 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में यक्स का स्क्वायर माइनस में 2 तिहाई 6 यक्स हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस में वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 12 वाई होगा माइनस का, इसमें दोनों में माइनस है तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस में माइनस यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, फिर 2 तिहाई 6 यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कर दिए इसलिए प्लस होगा, फिर माइनस 2 चौक 8 वाई हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि इक्वल लगा है, इक्वल के इधर और इधर सेम चिन्ह वाले ही करते हैं, और इक्वल के एक साइड में रहेंगे तो विपरीत चिन्ह वाले करते हैं। तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, +9 से +9 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कट रहा है, तो माइनस का 6 यक्स है, प्लस में 36 बचा हुआ है, माइनस में 12 वाई, इधर 6 यक्स है, प्लस में 16 है, माइनस का 8 वाई, तो माइनस 6 यक्स, इस यक्स को वाले को इधर ले आओ तो माइनस का 6 यक्स हो जाएगा, माइनस 12 वाई है, इस वाई वाले को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा प्लस में 8 वाई, बचा है प्लस में 36, इसको भी उधर ले आओ तो माइनस का 16, इधर वाला सब चला गया तो यहाँ बचा क्या 0, और ये हो जाएगा माइनस में 12 यक्स, उसके बाद जो है ये हो जाएगा माइनस का 4 वाई, ये प्लस में ये आएगा 20 इक्वल 0, सब में क्या करिए -4 कॉमन ले लो तो 3 यक्स बचेगा, माइनस भी चला गया, 4 तिहाई 12 3 यक्स, इसमें माइनस चला गया तो प्लस बचेगा, 4 बाहर गया वाई अकेले बचेगा, और इसमें से माइनस बाहर गया जो कि माइनस नहीं था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 पंचे 20 5 बचेगा। अब माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो आपका फिर से यही आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 3 यक्स प्लस वाई -5, इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 की तरफ आएगा, सब का सब 0 हो जाएगा, जो संबंध पूछा था यही हो गया, तो लास्ट में लिख देना अतः अभीष्ट संबंध, अतः अभीष्ट संबंध यही है, यानी कि जो ये ऊपर है यही इसका अभीष्ट संबंध हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है इस वीडियो की लास्ट सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रायिकता से लिया गया। इसमें दिया क्या है, पीई बराबर का दिया है 0.95, और पी देखिए ई नहीं की प्रायिकता पूछा है, क्या पूछा है, ई नहीं की प्रायिकता, तो पीई नॉट बराबर, इसका फार्मूला होता है, पहले क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा एक बार, फिर लिखिएगा पीई नॉट बराबर, इसको नॉट से मतलब बोलते हैं दिखाते हैं, तो 1 माइनस हो जाएगा पीई, तो 1 माइनस पीई कितना है 0.95, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.05, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। और आज की इस वीडियो में आपको हमने 6 सवाल बताए जो कि 2-2 नंबर की थी, यानी कि 12 नंबर आपका क्लियर हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में आपको हो सके जहाँ तक है 2 नंबर की अदर प्रैक्टिस करा देंगे या फिर 6 नंबर वाली सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।